Hello Codelifter, welcome back to the fourth part of HTML, CSS and JavaScript series. इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSS के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को और इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे पोजीशन के एट्रीब्यूट को, डिस्प्ले के एट्रीब्यूट को और मीडिया क्यूरीज को यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस को, कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन को, कि पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन क्या होती है कि आपका जो भी एलिमेंट होता है वो एलिमेंट कैसे पोजीशन है, मतलब उसका व्यू पोर्ट जो आपकी है उससे उसकी टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम से पोजीशन किस तरह से, मतलब वो कहाँ पर अलाइन होता है, कहाँ पर वो आके प्लेस हो रहा है। तो ये पोजीशन का जो एट्रीब्यूट है इस चीज़ को देखता है। अब पोजीशन का जो एट्रीब्यूट होता है उसकी कुछ फर्दर जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। जब भी आप किसी एलिमेंट को सीएसएस के अंदर उसको पोजीशन दे देते हो तो देन उसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो अप्लाई हो सकती हैं, जिनमें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड देन जी इंडेक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैं इनको वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो टॉप की प्रॉपर्टी होती है इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो जो भी एलिमेंट है जिसको आपने पोजीशन दी हुई है, जब टॉप के अंदर आपको उसको वैल्यू देते हैं तो जो टॉप की वैल्यूज़ अगेन पिक्सेल्स के अंदर आती हैं। तो जैसे 10 px, 20 px, 40 px, तो वो टॉप से इतना नीचे की तरफ आ जाता है। सेम गोज़ फॉर लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट से उसको जो है ना वो देते हैं कोई भी साइज़ 10, 20, 30, 40 px, तो वो उतना जो है ना लेफ्ट साइड से वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। सेम गोज़ फॉर राइट, सेम गोज़ फॉर बॉटम, ठीक है। अब जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या काम करती है? अब जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी ये काम करती है कि हम कंसीडर करते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। उसमें से जिसका जी इंडेक्स कम होगा वो पीछे की तरफ होगा, मतलब वो नीचे आ जाए, वो जो होगा एक एलिमेंट के नीचे होगा, और तो जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो दूसरे एलिमेंट से ऊपर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो जी इंडेक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। अब जो पोजीशन है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो पोजीशन का एट्रीब्यूट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उनमें स्टैटिक आ जाती है, रिलेटिव आ जाती है, एब्सोल्यूट आ जाती है, स्टिकी आ जाती है एंड फिक्स्ड आ जाती है। ये हैं जो हमने मेजरली डिस्कस करनी है, ठीक है। अगर आप पोजीशन किसी भी एलिमेंट को पोजीशन नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। और जो स्टैटिक पोजीशन होती है इसके ऊपर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं और रीइंडेक्स की प्रॉपर्टी भी है जो है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो आ जाता है वो पोजीशन आ जाती है रिलेटिव। अब रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? रिलेटिव पोजीशन के अंदर आप जो सेट कर सकते हो पोजीशन, जो यानी कि जो आप पोजीशन सेट कर सकते हो वो अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट होती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका एक एलिमेंट है, आपकी एक डिव है, पेरेंट डिव है, उसके अंदर एक और आपने डिव बनाई हुई है जो कि चाइल्ड डिव है। अब चाइल्ड डिव को अगर आप पोजीशन रिलेटिव दे देते हो तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये रिलेटिव पोजीशन जो टॉप की डिव है उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट, राइट या बॉटम नहीं होगी, बल्कि ये जो आपके पास होगी ये आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम होगी। मतलब इसके ऊपर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अब जो पोजीशन रिलेटिव होती है ये नॉर्मल फ्लो जो आपके डॉक्यूमेंट का होता है उसके अकॉर्डिंगली चलती है। मतलब ये है कि जो रिलेटिव पोजीशन है इसमें क्या होता है कि जो भी एक आप एलिमेंट क्रिएट करते हैं वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करता है और फिर इसके ऊपर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अब जब इसको टॉप की प्रॉपर्टी देते हो तो जो इसकी स्पेस क्रिएट हुई हुई होती है एलिमेंट की, ठीक है, तो ये उस स्पेस के अकॉर्डिंगली टॉप से नीचे आता है। तो इसका व्यू पोर्ट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता, ये अपनी उस पोजीशन जहाँ पर मतलब जिस स्पेस में ये क्रिएट होता है उस स्पेस से ये नीचे आता है। जबकि जो राइट अगेन ये अपनी पोजीशन से राइट जाता है और इसी तरह से अपनी पोजीशन से ये इंडेक्स को एडजस्ट करता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो पोजीशन आ जाती है वो आ जाती है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर जो एलिमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से डिटैच हो जाता है, मतलब फिर वो नॉर्मल फ्लो से हट जाता है, उसका नॉर्मल फ्लो से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका कोई एलिमेंट जिसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तो वो अपनी कोई जो है ना वो स्पेस क्रिएट नहीं करता, बल्कि फिर वो अपनी जो पोजीशन को एडजस्ट करता है अपने किसी भी पेरेंट एलिमेंट से जिसकी कोई पोजीशन होती है, ठीक है? जो भी नियरेस्ट जो होता है ना उसका पेरेंट एलिमेंट, जो भी नियरेस्ट एलिमेंट होता है जिसको अपने पोजीशन की कोई भी प्रॉपर्टी असाइन की होती है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम उसके अकॉर्डिंगली देता है एंड देन ये अपनी जो पोजीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है।
सो अगर उस एलिमेंट के किसी भी पेरेंट एलिमेंट को आपने पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं दी होती तो फिर वो ऑब्वियसली बॉडी के हिसाब से, जो कि बॉडी का टैग होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को टॉप, लेफ्ट या राइट और बॉटम और री इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर जो तीसरे नंबर के सॉरी जो फिर चौथे नंबर के ऊपर आती है आपकी पोजीशन, वो होती है फिक्स्ड। अगेन जो फिक्स पोजीशन होती है, इसमें जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को आप पोजीशन फिक्स दे देते हो तो वो भी डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से हट जाता है, मतलब वो अपनी कोई स्पेस क्रिएट नहीं करता, बल्कि फिर वो स्पेस एडजस्ट कर रहा होता है व्यू पोर्ट के हिसाब से। मतलब इसका नियरेस्ट पोजीशन वाले किसी एलिमेंट से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि इसका डायरेक्टली फिर ताल्लुक होता है व्यू पोर्ट के हिसाब से कि आपकी व्यू पोर्ट जो है, यानी कि आपकी स्क्रीन है, वो कहाँ से टॉप से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से ये राइट से स्टार्ट हो रही है, ठीक, सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। तो फिर ये उसके अकॉर्डिंगली टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम को एडजस्ट करता है। देन ये उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी पोजीशन को देखता है, ठीक है। तो इसका इस तरह से आपका जो फिक्स पोजीशन इस तरह से वर्क कर रही होती है। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है स्टिकी पोजीशन। फिर जो स्टिकी पोजीशन होती है, अगेन ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली चलती है। मतलब जब भी आप एक एलिमेंट क्रिएट करते हो, उसको पोजीशन स्टिकी देते हो, तो वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करती है। बट जो स्टिकी पोजीशन है, इसके ऊपर अगेन टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट एंड री इंडेक्स की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अब स्टिकी पोजीशन किसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को जो है वो एडजस्ट करता है, तो ये इसका जो क्लोजेस्ट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर स्क्रॉलिंग का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर रहा होता है। सो ये पोजीशन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इनको हमने डिस्कस किया। अब इन पोजीशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। सो हम कोड के ऊपर आते हैं और इसको आके इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये मैंने कोड को ओपन कर लिया है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कोडिंग की हुई है, जो कि हमने पार्ट 3 के अंदर की थी। इसके अंदर हमने कुछ वीडियोस बनाई थी और वीडियोस को इस तरह से बनाया था। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ क्लासेस लिखी हुई हैं। सो मैं इन क्लासेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं क्लीन कर लेता हूँ बिल्कुल को अपने कोड को। जी यहाँ पर आता हूँ, ये वीडियो को टैग जो है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं CSS के ऊपर आके, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं क्या कहता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को मैं कह देता हूँ क्लास, कह देता हूँ कंटेनर, लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने बताया था स्टैटिक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, तो उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कंटेनर बना लिया और इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ और इसको कह देता हूँ क्लास नेम फर्स्ट, या इसको इस तरह से कह देता हूँ कि अच्छा, ये मैं इसको एक ना बॉक्स बना लेता हूँ, मतलब स्क्वेयर बॉक्स, तो इसको मैं कह देता हूँ स्क्वेयर, ठीक है। मैंने क्लास इस तरह से बना दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, इस तरह से कंटेनर। अब इसको जो मैं विड्थ देता हूँ कंटेनर को, वो मैं देता हूँ 100%। 100% का मतलब ये है कि व्यू पोर्ट की जितनी भी हमारे पास विड्थ है, ये टोटल उतनी विड्थ ले लेगा 100%, ठीक है। अब उसके बाद जो हाइट है, अच्छा हाइट को हम परसेंटेज में नहीं दे सकते, ठीक है, तो मैं हाइट को दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जो हाइट मेरे पास है, अगर आपने हाइट देनी है तो इसके लिए आपको देना पड़ता है VH, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। तो मुझे इसको करना पड़ेगा 100 VH, राइट। इसका मतलब है व्यू पोर्ट हाइट, मतलब मेरे व्यू पोर्ट की जितनी हाइट है, ये उतनी हाइट हो जाएगी इस डिव की। और इसको मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ, सॉरी, इस तरह से बैकग्राउंड, ठीक है। ये मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया और बैकग्राउंड को मैं कलर दे देता हूँ कोई, ये मैंने ना, अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ठीक है, और वो ये है कि अभी तक जो बैकग्राउंड में दे रहा था, मैं कलर्स उनके रख रहा था इस तरह से रेड, ग्रीन, ठीक है। तो अब हमारे पास है ना बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं हमारे पास और हम सारे कलर्स को याद नहीं रख सकते। तो कलर्स को देने के 3 तरीके होते हैं, वो बैकग्राउंड का कलर हो, वो टेक्स्ट का कलर हो, ठीक है, वो किसी भी तरह का कलर्स हो, तो उसको देने के 3 तरीके होते हैं। उनमें जो सबसे पहला तरीका होता है, हम कलर्स का नेम, कलर्स के जो है ना वो नेम दे सकते हैं, जैसे हम रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से, तो वो कलर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें ये पता है कि जितने भी कलर एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो 3 कलर से मिलके बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो उसके लिए फिर अगेन CSS के अंदर भी क्या यूज़ करते हैं, वही रेड, ग्रीन, ब्लू, इनकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू को कहते हैं RGB, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो होता है कलर देने का, वो होता है RGB के थ्रू, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड या कलर जो भी आप यूज़ करो, तो उसके अंदर फिर हम लिखते हैं सबसे पहले RGB, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया RGB,
ठीक है, इस तरह से। देखिए RGB भी होता है, RGBA भी होता है, और RGBA क्या होता है इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेजर चीज़ जो है ना वो RGB है। अब RGB में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो पहला जो कलर होता है वो रेड होता है, दूसरा जो होता है वो ग्रीन होता है, तीसरा जो होता है ब्लू। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिमम वैल्यू होती है आरजीबी की वो 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी दे सकते हो वो होती है 255, इस तरह से। ठीक है, ये देखें मैंने 255 255 0 दिया, ये येलो कलर बन गया। मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ 155 173, और इसके बाद इसको मैं कहता हूँ 200। ठीक है जी, मेरे पास इस तरह से कलर आ गया। मैं इसको रन करता हूँ, अगेन राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आके, सॉरी यहाँ से नहीं, HTML पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूँगा और मुझे क्या करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। सो ये लाइव सर्वर के ऊपर मेरे पास ये ओपन हो गया, मैंने ये वाला कलर दिया था। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ये देखें मैंने क्या किया था, मैंने अपनी विड्थ दी थी 100%, लेकिन ये देखें ये मेरे पास यहाँ से और यहाँ से वाइट दोनों साइडों से आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड से भी मार्जिन ले रहा है, ये राइट साइड से भी मार्जिन ले रहा है, ये टॉप से भी मार्जिन ले रहा है, ऑब्वियसली ये बॉटम से भी मार्जिन ले रहा है। तो ये मार्जिन क्या होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं, जितने भी हम टैग यूज़ करते हैं उनके डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स ना लें, तो उसके लिए एक तरीकाकार होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से CSS की क्लास के अंदर हमने आना है और हमने यहाँ पर आके लिखना है स्टैटिक। ठीक है, मैंने आपको 3 तरह के सिलेक्टर बताए थे ना, तो ये चौथी तरह का सिलेक्टर होता है स्टैटिक। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जितने भी मैं एलिमेंट, डिव्स, क्लासेस, टैग्स बनाऊँ, उन सब के ऊपर जो भी अभी यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट करने लगा हूँ वो इंप्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या देने लगा हूँ, मार्जिन 0px। ठीक है, मार्जिन 0px का मतलब ये है, अगर सिर्फ मैं मार्जिन 0px लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों साइडों से 0px हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैडिंग 0px। इसका मतलब ये है कि टॉप, लेफ्ट, राइट, मार्जिन चारों साइडों से पैडिंग भी 0 हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा टैग जिसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन या पैडिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट किया है, स्टैटिक। स्टैटिक की प्रॉपर्टी को बहुत कॉमनली यानी कि सिलेक्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ यूज़ करने के यही एक दो जो हैं वो वेज़ हैं, इसीलिए मैंने पहले इसको आपको बताया भी नहीं था। तो नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं सिर्फ मार्जिन और पैडिंग को 0 करने के लिए, ताकि किसी भी जो प्रॉपर्टी के ऊपर मार्जिन या पैडिंग है उसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो ख़त्म हो जाए। देन जहाँ पर भी हमने उसके अंदर मार्जिन या पैडिंग देनी है तो उसकी क्लास के अंदर आके, उसकी आईडी के अंदर आके उसको दें मार्जिन या पैडिंग, तो वो जो हम दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो वो मार्जिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जो पहले आ रहा था। अच्छा, अब उसके अंदर हमने एक और क्लास बनाई थी, क्या किस नाम से बनाई थी, स्क्वायर। ठीक है, एक और डिव बनाई थी ना, उसको हमने क्लास दी थी स्क्वायर। फिर मैंने स्क्वायर के नाम से एक क्लास बना ली। अब मैं इसको कह देता हूँ इस तरह से, विड्थ 400px और हाइट भी कर देता हूँ 400px, राइट। और देन इसको मैं कह देता हूँ कल बैकग्राउंड, और ठीक है बैकग्राउंड। अच्छा, और बैकग्राउंड को अगेन RGBA में क्या दे देते हैं, मैं इसको दे देता हूँ 0 अगेन 0 अगेन 0। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ओके ये शो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया SQUARE। ठीक है, ये हमारे पास डिव इस तरह से नज़र आ रही है। मैं अब क्या करता हूँ, इसको पोजीशन देता हूँ। मैंने दिया पोजीशन और वो मैं दे देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई इस तरह से चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कहता हूँ टॉप, और वो मैं कह देता हूँ 20px। ये देखें ये टॉप से 20px नीचे आ गई। देन मैं करता हूँ बॉटम 20px। सॉरी, बॉटम से देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बॉटम ऑलरेडी बहुत नीचे है। ठीक है, तो मैं इसको देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, ये देखें लेफ्ट से भी आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, इसको इधर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो डिव है, मैं इसमें आता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास डिव है, ये स्क्वायर की मैंने डिव बनाई है। अब अगर आप देखेंगे तो ये वैसे स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए थी, स्टार्ट इसको होना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पर भी आते हैं, ये मेरे पास डिव है। अगर आप देखोगे तो डिव ने जो विड्थ ली है वो कितनी विड्थ ली हुई है, 400 बाई 400, लेकिन ये वाली 20 पोजीशन जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टॉप से वो नज़र भी नहीं आ रही। वो जहाँ से असल में उसकी पोजीशन क्रिएट हुई थी, जहाँ पर उससे उसकी स्पेस क्रिएट हुई थी, उसने अपनी स्पेस से 20px नीचे आ गया, उसकी अपनी स्पेस से 20px लेफ्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा, आपका क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहा होगा कि इसकी क्या फ़ायदा हुआ रिलेटिव दे के इस तरह से करने का। हम तो
एब्सोल्यूट भी दे सकते थे। हम तो सॉरी हम तो यहाँ पर ये वाला काम जो है ना ये मार्जिन से भी कर सकते थे। जी बिल्कुल, हम ये वाला काम मार्जिन से कर सकते थे। मार्जिन क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट मतलब लेफ्ट और राइट के ऊपर अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता तो उससे मार्जिन देता है। ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है और हमने उसको स्पेसिंग देनी हो अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन के हिसाब से, तो उसके लिए हम फिर पोजीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक पोजीशन का काम होता है। दूसरा ये काम होता है कि अभी वो मैं आपको बताऊंगा जब एब्सोल्यूट की पोजीशन आएगी। तो मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर आके मैं एक और पोजीशन क्रिएट करता हूँ। अभी आपको इसको भी मैं कह देता हूँ ये भी स्क्वेयर ही है, ठीक है, बल्कि इसको मैं कह देता हूँ स्क्वेयर 1। मैं यहाँ पर आता हूँ, बाकी सारी क्लासेस तो सेम रहनी है तो मैं सिर्फ एक स्क्वेयर 1 के नाम से कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40, यहाँ पर भी कर देता हूँ 40। ओके, अब देखिएगा ज़रा, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से मेरे पास आ रहा है। ये मेरे पास इससे नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल इस अब अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो वैसे स्पेस है ना वो ऑक्यूपाइड नहीं है। जब आप मार्जिन देते हो तो ये सारी स्पेस ऑक्यूपाइड होती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इस पोजीशन को रिलेटिव को ख़त्म कर देता हूँ। ये जो टॉप है ना इसको मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप, इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। अभी भी हमारे पास जो नज़र आने में वो चीज़ सेम नज़र आ रही होगी, लेकिन मैंने जो चीज़ दिखानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर ये स्क्वायर 1 है। आप ये जो हाईलाइट एरिया हो रहा है ना वो देखिएगा, ठीक है। अब इसको देखें ज़रा, सॉरी इसको, आप ये चीज़ देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी जो एक ये यहाँ पर एक येलो सा साइन बनता है। तो ये इसने इतनी ज़्यादा जो स्पेस है ना उसको ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब इसने लेफ्ट साइड से भी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, इसने टॉप से भी स्पेस को असल में ऑक्यूपाई किया हुआ है। जबकि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ था टॉप और बॉटम, तो वो अपनी स्पेस से 20 px नीचे आ गया, 20 px लेफ्ट आ गया। तो वो जहाँ से असल में उसकी हम वो एलिमेंट क्रिएट हुआ हुआ था, उसने वो 20 px स्पेस वैसे ही छोड़ दिया, वो स्पेस ही नीचे मूव ऑन हो गई उसकी। ऐसा नहीं है कि उसने यानी कि 400 बाई 400 का एक बॉक्स भी बनाया हुआ है एंड देन दूसरी स्पेसेस को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा, अब जिस नेक्स्ट पोजीशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो मैं कोड के ऊपर आता हूँ, कोड के ऊपर आके अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो स्क्वायर 1 मैंने किया हुआ था ना, मैं इसको फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक काम करता हूँ, इस स्क्वायर के अंदर मैं एक और स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ डिव क्लास नेम, इसको मैं कह देता हूँ चाइल्ड एसक्यू, ठीक है। मैं इसको चाइल्ड एसक्यू का नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके क्लास बनाता हूँ चाइल्ड एसक्यू की। सबसे पहले तो इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 300 px। फिर मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 300 px। फिर इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड RGB। और मैं कहता हूँ 1202213, सॉरी 12, ठीक है। तो ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब आके देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इस तरह से जो है ना इसकी हमारे पास इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक और मैं काम यहाँ पर करता हूँ, राइट, जो मैंने आपको बताना, क्योंकि अभी मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, ठीक है। सो मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके एक मैं क्या करता हूँ, इसकी ये पोजीशन रिलेटिव खत्म कर देता हूँ। इसको देता हूँ मार्जिन टॉप, इसको दे देता हूँ मार्जिन बॉटम। गॉट इट। वापस आते हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से करके, बल्कि ठीक है, मार्जिन टॉप कर दिया, मार्जिन बॉटम कर दिया और पोजीशन रिलेटिव मैंने ख़त्म कर दी हुई है। अच्छा, अब ये जो स्पेस आ रही है ना ये इस वजह से आ रही है, मुझे यहाँ पर करना चाहिए था मिन हाइट 100 bh, मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्जिन टॉप दिया ना तो उसकी स्पेस ऑब्वियसली, सॉरी इसको मैं लेफ्ट भी कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट था ये, तो उसकी जो स्पेस है ना वो इस तरह से वो फिर वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो अब उसने वो सारी स्पेस इस तरह से ओके, बल्कि मैंने एक काम करना था, बजाय इसके कि इसको मार्जिन टॉप दूं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इधर इस तरह से पैडिंग दे देता हूँ, नॉट मार्जिन, इट शुड बी पैडिंग। वो मैं बताऊँगा मैं क्यों कर रहा हूँ, पैडिंग, ठीक है। मैंने पैडिंग दे दी है। अच्छा, अब जो चीज़ एक मैंने आपको जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि अब अगर आप देखेंगे ना तो ये जो चाइल्ड स्क्वायर है अभी ये यहाँ पर है, ठीक है। ये जिस जो हमारे पास एलिमेंट के अंदर आ रहा है ये इसके हिसाब से इसने पोजीशन को एडजस्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ टॉप, क्योंकि अभी मैंने इसको टॉप इस तरह से कोई दिया नहीं, तो मैं टॉप करता हूँ 0 px। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल टॉप पे चला गया, और लेफ्ट 0 px, ठीक है। अच्छा, पहले क्या था, पहले क्या था
इसकी पोजीशन जो थी स्क्वायर की, ऑब्वियसली मैंने रिलेटिव खत्म कर दिया, तो डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है जब आप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते हो तो। अच्छा, अब वो जब इसके यानी कि ना हमने इसको पैडिंग दी हुई थी कंटेनर को 20 px, तो उस तरह से 20 px क्योंकि इस कंटेनर का भी ऑब्वियसली वो ग्रैंड चाइल्ड था, तो इतना 20 px स्टार्ट ही नीचे से हो रहा था। ठीक है। अच्छा, जब मैंने उसको यहाँ पर आके जो दिया टॉप और फिर लेफ्ट 0, तो जब मैंने इसको आपको बताया था एब्सोल्यूट की पोजीशन को, तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये नॉर्मल फ्लो से हट जाता है, ये अपनी कोई पर्सनल स्पेस क्रिएट नहीं करता, बल्कि फिर इसकी जो स्पेस होती है जब ये स्टार्ट करता है जो जो अच्छा, पर्सनल स्पेस क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी स्पेस होती नहीं, वो कहीं पे होता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी वो जो स्पेस होती है डॉम के अंदर, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करती, उसी एग्जैक्ट स्पेस के ऊपर वो एलिमेंट भी आ जाता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि वो स्पेस को एक्चुअली ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता। ठीक है। अब क्योंकि तो फिर इसकी स्पेस, इसकी पोजीशन किस तरह से एडजस्ट होनी थी, तो मैंने बताया था कि जो नियरेस्ट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको भी आपने पोजीशन का एलिमेंट दिया हो, ठीक है, ये उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है। तो अभी ना तो हमने पोजीशन का एलिमेंट स्क्वायर को दिया, ना कंटेनर को दिया, तो फिर ये किसके हिसाब से एडजस्ट करेगा? बॉडी के हिसाब से। तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऑब्वियसली बॉडी एग्जैक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर जाके एंड हो रही है, तो ये सारी बॉडी है। तो इसके हिसाब से जब मैंने इसको किया ना टॉप 0, तो इसने टॉप से 0 अपनी जो पोजीशन है वो कर लिया। जब मैंने कहा लेफ्ट 0, तो वो लेफ्ट से 0 px यानी कि स्पेसिंग दी। 0 px का मतलब कोई स्पेस नहीं देगा, इसलिए बिल्कुल वो यहाँ पर आके अलाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके जो ये टॉप, अच्छा अब मैं टॉप को थोड़ी सी, बल्कि मैं यहाँ पर आके देता हूँ इस तरह से, टॉप 10 px, बॉटम 10 px। ठीक है। सो मैंने ये स्पेसिंग दे दी। ये स्पेसिंग इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पर इधर से इसको ख़त्म कर देता हूँ, इससे इधर से इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें मेरे पास स्पेसिंग आ रही है इस तरह से, यानी कि इसने 10 px इस साइड से भी दी है, 10 px टॉप से भी दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके, सॉरी बॉटम नहीं मैंने लेफ्ट करना था। अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन रिलेटिव दोबारा दे देता हूँ। ठीक है। अब देखें जो चाइल्ड स्क्वायर का जो जो पेरेंट है, यानी कि जो स्क्वायर है, यहाँ पर आगे दिखाता हूँ, इसका चाइल्ड स्क्वायर का पेरेंट कौन है? स्क्वायर। और इसको मैंने पोजीशन का एलिमेंट दिया है जो कि रिलेटिव है। अब ये इसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना शुरू हो गया, जो कि मैंने एब्सोल्यूट के केस में आपको बताया था कि अपने नियरेस्ट ऐसे एलिमेंट को, यानी कि जो भी नियरेस्ट होता है, अगर ये स्क्वायर ना होता, मैं स्क्वायर को पोजीशन ना दे रहा होता, कंटेनर को दे रहा, तो ये कंटेनर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता। मैं भी आपको बल्कि करके भी दिखाता हूँ। तो कंटेनर के अंदर मैं एक और इस तरह से बनाता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ डिव इस तरह से, और इसको मैं कहता हूँ क्लास चाइल्ड कॉन्ट, मतलब चाइल्ड कंटेनर। ठीक है। और इसको मैं आल्ट, अच्छा इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इस तरह से, और बिल्कुल जो ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली ये कंटेनर एंड हो रहा है, फिर ये कहाँ पर एंड होना चाहिए? इसके बाद यहाँ। तो यहाँ पर मैंने आके उसको पेस्ट कर दिया, सो ये मेरे पास इस तरह से बन गया। अब चाइल्ड काउंट की यहाँ पर आके क्लास बनाता हूँ, स्क्वायर से ऊपर बना लेते हैं चाइल्ड काउंट। इसको मैं कहता हूँ, ये इसकी जो विड्थ है वो हो गई 500 px, 600 कर लेते हैं, हाइट 600 px, और जो बैकग्राउंड है वो भी दे देते हैं। बैकग्राउंड को मैं कह देता हूँ और अच्छा, अब एक बैकग्राउंड की और प्रॉपर्टी बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी तो मैंने बताई थी नेम देना, दूसरी प्रॉपर्टी RGB की शेप में दे सकते हैं, तीसरी होती है हेक्सा कोड। अब हेक्साडेसिमल कोड जो होते हैं ना, वो 6 डिजिट्स का कोड होता है, जो कि डिफरेंट कलर्स को डिफाइन करने के लिए होता है यूज़। ठीक है। और ये हमेशा स्टार्ट होता है इस तरह से हैश से। अब हमारे पास बहुत तरह के कलर हो सकते हैं, पता नहीं कितने कलर हैं, और सबके हेक्सा कोड याद रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। कुछ के हेक्सा कोड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं फिर आपको बताऊंगा कि हेक्सा कोड आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो मैं हेक्सा कोड बताता हूँ, एक ब्लैक का हेक्सा कोड होता है 6 टाइम 0। ठीक है, ये ब्लैक का हेक्सा कोड है। फिर वाइट का जो हेक्सा कोड होता है वो 3 टाइम F या 6 टाइम F। ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रे होता है ना, उसका होता है CA। सो ये ग्रे का हेक्सा कोड होता है। जो डार्क ग्रे होता है उसके लिए होता है 444 या 6 टाइम 4 आप कर सकते हो। ठीक है। सो ये डार्क ग्रे का होता है। तो यही मैं दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। बाकी मैं ये मैंने 4 आपको बता दिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप हेक्सा कोड कहाँ से ले सकते हो डिफरेंट कलर्स के। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से बन चुका हुआ है। अब मैंने क्या किया, अभी पोजीशन रिलेटिव इसको दी हुई थी ना, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ। इसको कहता हूँ पैडिंग 30 px कर देते हैं,
राइट। सो ये देखें अभी भी आपका ये वाला जो बॉक्स है ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव पोजीशन दी हुई है। अब मैं इस पोजीशन रिलेटिव को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको आके पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब ये देखें इसने किसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया अगेन जो नियरेस्ट एलिमेंट था, नियरेस्ट उसका जो यानी कि पेरेंट था, पेरेंट एलिमेंट जिसको मैंने कोई भी पोजीशन का एट्रीब्यूट दिया होता तो मैंने किसको दिया होता इस ग्रे वाली डार्क ग्रे वाली डिव को, तो इसलिए उसने उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से ये पोजीशन एब्सोल्यूट होती है। अच्छा, अब मैंने एक आपको एक और चीज़ बताई थी कि जी इंडेक्स के बारे में, जी इंडेक्स किस तरह से वर्किंग करता है। अब देखें मैंने अभी तो सिर्फ ये ग्रीन बनाया हुआ ना, मैं इस तरह से एक और बनाता हूँ, ये जैसे मैंने चाइल्ड स्क्वायर 1 बनाया था सेम यही वैल्यूज़ को रखता हूँ और सिर्फ कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में थोड़ा कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया। इसको मैं चाइल्ड SQ1 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कंट्रोल CV करके इसको SQ1 कर देता हूँ। ओके, सो ये देखें ये ग्रीन जो है मेरे पास नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ग्रीन इसके नीचे आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ग्रीन नज़र आए, ठीक है, उसका एक तरीका तो ये है कि इसको मैं इस तरह से आके नीचे कर दूँ। अब ये देखें ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन अच्छा, जब भी आप ये चाहते हो कि आपके पास जो एक एलिमेंट है वो ऑब्वियसली आप वहाँ पर आके इस तरह से चीज़ें चेंज नहीं करते, बल्कि उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर अभी देखें ग्रीन नज़र आ रहा है तो मैं इसको आके क्या करूँगा, मैं इसको कहता हूँ जी इंडेक्स, इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखें मेरे पास कौन सा नज़र आना शुरू हो गया, मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया पिंक वाला। लेकिन अगर आप देखें तो पिंक वाला ये है, ठीक है, चाइल्ड SQ1 ये है पिंक वाला, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इसको इसके ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दोनों का जो जी इंडेक्स है वो 0 0 है, 0 0 जब पहले था वो 0 0 था, जब मैं इसको ख़त्म कर दूँ, जब दोनों का 0 0 होगा तो जो बाद में आएगा वो पहले वाली को ओवरलैप कर देगा। लेकिन जब मैं जी इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा इस तरह से, तो जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट उसके नीचे आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको इस तरह से कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 13, इसको मैं कर देता हूँ 13 सिर्फ शो करवाने के लिए। सो ये देखें ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है और ये उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये हालांकि ये इसके बाद है, ठीक है, तो इसका क्योंकि जी इंडेक्स ज़्यादा है ये इसलिए उसके ऊपर आ रहा है। अब इसके ऊपर कोई और भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये उस तरह के केसेस में अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के केसेस के अंदर होता है कि आपने कोई अपने डिफरेंट प्रोफाइल के आइकन्स देखे होंगे, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है और उसके साइड के ऊपर एक छोटा सा ना कैमरा टाइप कोई चीज़ लगी होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो और अपनी इमेजेस को अपलोड कर देते हो। तो ये इस तरह के केसेस के अंदर आप ये जी इंडेक्स यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ओके, ये हमने अपनी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट को भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स्ड देखते हैं। मैं इस चाइल्ड SQ की पोजीशन क्या कर देता हूँ फिक्स। अच्छा, फिक्स पोजीशन में मैंने आपको दिखाया था कि वो नॉर्मल फ्लो से हट जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से वो एलिमेंट हट जाता है और वो अपनी कोई स्पेस क्रिएट नहीं करता, और फिर वो अपनी जो पोजीशन है उसको एडजस्ट किसके हिसाब से कर रहा होता है, किसी भी पेरेंट एलिमेंट जिसको अपनी पोजीशन दी उसके हिसाब से नहीं, बल्कि व्यू पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैंने पोजीशन फिक्स दी तो आप देखें ये इस यानी कि इस डिव से ये बाहर निकल गया है, इसने 10 px यहाँ से ऊपर से दिया है और 10 px यहाँ से दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपनी जो पोजीशन को फिक्स किया ये अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट किया, ना कि अकॉर्डिंग टू इसने ये जो जितने भी हमारे पास पोजीशन है या किसी भी जो उसका पेरेंट एलिमेंट है जिसको हमने पोजीशन दी है, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करता, बल्कि ये एडजस्ट कर रहा होता है अपने आप को जो भी आपने पोजीशन दी हो उसके हिसाब से, मतलब सॉरी जो भी व्यू पोर्ट होता है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर रहा होता है। तो ये पोजीशन फिक्स होती है। बाकी ये ऑलमोस्ट जो है ना वो एब्सोल्यूट की तरह काम कर रहा होता है। अच्छा, ये हमने पोजीशन फिक्स भी कर ली, एब्सोल्यूट भी कर ली, रिलेटिव भी कर ली, ठीक है। ओके, सो पोजीशन के ऊपर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं और जो एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका मैंने शुरू में कहा था वो है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। तो अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है। सो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले आपको एक दफ़ा फिर से यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसको पता चलता है कि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं। तो आपको भी हमारी आने वाली जो है जितनी भी वीडियोज़ है वो रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी।
और सब्सक्राइब करने का दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा आपसे कि हमने ये जितनी एफ़र्ट्स की हैं उसका हमें आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड मिलता है और ये हमें मज़ीद मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और उसकी क्वालिटी मज़ीद से मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएं। और जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें फ़ीडबैक मिलता है जिससे अगेन हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं एंड आई एम रियली होपफुल कि जब तक ये बात मैंने आप तक अभी की होगी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और मैं और यकीनन इस वीडियो के एंड के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देंगे जो कि हम रीड करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे आपको ज़रूरी और आपको ज़रूर उसका हम रिस्पॉन्स भी देंगे। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अब डिस्प्ले को डिस्कस करने के लिए। सो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या होती है? सो जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, हम अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बना रहे होते हैं, वो चाहे डिव के हों, पैराग्राफ्स हों, वो हमारे पास हेडिंग्स हों, वो सारे के सारे जो टैग्स होते हैं, ठीक है? उनका डिस्प्ले जो होता है, वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करती है कि उनको एक टाइप का लेआउट दे देती है, ठीक है? लेआउट का मतलब ये होता है कि जो हमारा वो जो हम कंसीडर करते हैं डिव के टैग को, तो डिव के टैग के डिस्प्ले जो हमने देना है, इसका मतलब ये है कि हमने किस तरह का एक कंटेनर बनाना है, कंटेनर की टाइप क्या होगी, वो एक ब्लॉक लेवल का होगा, वो इनलाइन ब्लॉक लेवल का होगा, वो फ्लेक्स होगा यानी कि रो में आएगा, ये वो कॉलम्स एंड रोज होंगी, ठीक है? अब ये आपको शायद बातें मेरी अभी समझ नहीं आई होंगी, डोंट वरी, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले आप अक्सर देखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल का डिस्प्ले होता है। मतलब ये है कि मैंने जैसे ही कोई पी का टैग बनाता हूँ तो उसका एक डिस्प्ले ब्लॉक लेवल का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जैसे ही एक टैग बनाऊँगा वो फुल विड्थ कंज़्यूम कर लेगा और जो भी मैं एक नया टैग बनाऊँगा वो उसके नीचे आएगा। मतलब ये है कि वो उस जो है ना वो उस रो में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट रो के अंदर आएगा, ठीक है? इसी तरह से अगर मैंने कोई इनलाइन बनाया हुआ है, सो इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिस्प्ले की जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर ऑब्वियसली ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी आती है, वो हमारे पास होती है इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी। अब इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? सो इनलाइन ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है कि जो एलिमेंट होता है, यानी कि जो भी एक ब्लॉक हो, वो एलिमेंट इटसेल्फ तो ब्लॉक लेवल का होता है, मतलब वो पूरी की पूरी विड्थ कंज्यूम कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे होते हैं वो एक लाइन के अंदर आते हैं, मतलब पहला एलिमेंट आएगा दूसरा एलिमेंट उसके सामने आ जाएगा, ठीक है? सो इनलाइन ब्लॉक का काम ये होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे कहते हैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। इसे नॉर्मली फ्लेक्स बॉक्स भी कहा जाता है। अब जो फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, अगेन इसका जो अपना फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी ये करती है कि इसकी जो अपना लेवल होता है वो ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है, बट इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये काम तो इनलाइन ब्लॉक भी करती है, लेकिन जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है इसकी अपनी और फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इनलाइन ब्लॉक के अंदर नहीं होती, जिसमें अलाइन आइटम करना, आप आइटम को वर्टिकली हॉरिजेंटली अलाइन करना और फिर दो आइटम्स के दरमियान में जो है वो गैप देना, ठीक है? इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ईजी कर देते हैं किसी भी लेआउट को डिज़ाइन करने को। फिर जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ग्रिड। अब जिस तरह से जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, मतलब या तो वो एक पूरे का पूरा ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है, मतलब वो एक पूरी विड्थ को कंज्यूम करेगी। फ्लेक्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो उसको रिवर्ट कर देती है कॉलम के स्कोप के अंदर के, वो पूरा एक कॉलम ले लेगी। बट ये फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि या तो वो एक रो होगी या वो एक कॉलम होगा। जबकि जो ग्रिड होती है ये एक मैट्रिक्स की तरह काम करती है, मतलब आप जिस भी एलिमेंट को एक ग्रिड की प्रॉपर्टी उसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ग्रिड रखते हैं तो अब उसके अंदर अब आप रो और कॉलम साइमल्टेनियसली डिफाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई एक डिव बनाई है और उस डिव के अंदर आपने उसकी प्रॉपर्टी ग्रिड दी है और देन उस ग्रिड के अपने टेम्पलेट इस तरह से डिफाइन किया, आप कहते हो कि उसके अंदर जो है वो 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे, तो अब क्या होगा कि आपकी वो ग्रिड के अंदर 3 रो और 4 कॉलम बन जाएंगे और ये चीज़ फ्लेक्स के अंदर जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती। और ग्रिड हमेशा जो कम्प्लेक्स लेआउट्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें जो होती है वो टेबल की प्रॉपर्टी हो जाती है, लिस्ट आइटम की प्रॉपर्टी हो जाती है, रन इन की प्रॉपर्टी हो जाती है, टेबल कैप्शंस की प्रॉपर्टी हो जाती है, डिस्प्ले की सॉरी ये सारी वैल्यूज़ हैं डिस्प्ले की, मैं बार बार प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ बोल रहा था।
तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं डिस्प्ले की, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्ले है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना डिस्प्ले की, ये और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमने मेजरली डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करनी है ब्लॉक, फ्लेक्स एंड उसके बाद जो है वो ग्रिड। तो अब हम कोड के ऊपर आते हैं और वन बाय वन इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सो ये कोड के अंदर जो पहले मैंने सारा कोड किया हुआ था, इसके अंदर से मैं सी एस एस के अंदर अपनी चाइल्ड काउंट और ये सारी जो सी एस एस इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, और इसके अंदर से भी ये जो डिव है, यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, इसके अंदर की सारी डिव्स को ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ कंटेनर वाले डिव रहने देते हैं, ठीक है। ये वाली मैंने डिव रहने दी, चाहे तो इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, बट मैं वैसे इसको रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इधर एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ डिव, सॉरी, इस तरह से डिव क्लास, और इसको मैं क्लास को कह देता हूँ इस तरह से करके ब्लॉक कंटेनर, या हाँ ठीक है, ब्लॉक कंटेनर, कंटेनर लाइक दिस, ठीक है। मैंने इसको ब्लॉक कंटेनर कह दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सी एस एस के अंदर और यहाँ पर आके लिखते हैं डॉट ब्लॉक कंटेनर, और इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ में इसको, चलें विड्थ मैं इसको देता ही नहीं हूँ, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 20 px या 100 px, और इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड, और इसको मैं कह देता हूँ अब मैं हेक्साडेसिमल के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होते हैं कलरिंग के लिए हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बहुत ईजी है हेक्साडेसिमल को यूज़ करना। इसके कोड जो मैंने बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके कोड कहाँ से मिलते हैं, तो वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कहाँ से इसके हेक्साडेसिमल के डिफरेंट कलर्स के हेक्सा कोड उठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगेन ब्लैक करना है, तो ब्लैक का मैंने आपको कोड बताया था 6 टाइम 0 या 3 टाइम 0, तो ये मैंने 0 दे दिया। अभी आपको डिव नज़र नहीं आएगी, मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके सॉरी, ये डिव नज़र आ गई क्योंकि मैंने इसको क्या दिया था, मैंने इसको ब्लॉक दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप ब्लॉक देते हो तो अगर आप उसकी विड्थ, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपनी विड्थ जो है वो 100% कंज्यूम कर लेता है। ये मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ, ये जो पैडिंग मैंने इस तरह से दी हुई है ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और बल्कि मैं कर ही देता हूँ पैडिंग 10%, पैडिंग जो है ना वो लेफ़्ट। अच्छा, पैडिंग देने का मैं आपको एक और बताता हूँ। पैडिंग एक तो मैंने बताया था कि इस तरह से पैडिंग करके आप दे सकते हैं, सॉरी नॉट हियर, हियर 10 px, इसका मतलब क्या, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से अप्लाई हो जाएगी। अगर आप सिर्फ पैडिंग के अंदर इस तरह दो तरह से जो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हो इस तरह से, जैसे मैंने कहा 10 px और अगेन 20 px। अब पहली का मतलब बोला क्या है, ये 10 px ये टॉप और बॉटम से अप्लाई हो जाएगी, ये 20 px जो होगी वो लेफ्ट और राइट से अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें टॉप से कितनी हुई हुई है, टॉप से हुई है हमारे पास 10 px, लेफ्ट से 20 px, राइट से भी 20 px। अब यहाँ पर ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या होता है, वन बाय वन देने का, ठीक है। अब चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे मैं टॉप से दे देता हूँ। अच्छा, ये क्या होता है, इस तरह से होता है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। पहली में क्या होता है, पैडिंग जो टॉप की होती है, दूसरे में सॉरी टॉप, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चलता है तो टॉप, उसके बाद होता है राइट, उसके बाद होता है बॉटम, उसके बाद होता है लेफ्ट, ठीक है। ये इस तरह से अप्लाई होती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टॉप के ऊपर मैं देता हूँ 10 px, राइट के ऊपर मैं देता हूँ 30 px, लेफ्ट के ऊपर मैं दे देता, सॉरी बॉटम के ऊपर, बॉटम ऑब्वियसली 0 px दे देता हूँ क्योंकि बॉटम से कोई एलिमेंट ही नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, और लेफ्ट से दे देता हूँ 20 px। अभी देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट से कितनी है 20 px, टॉप से कितनी है 10 px, और राइट से कितनी है 30। ये देखें ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं ठीक है, तो आपको पता चल गया पैडिंग आप किस तरह से दे सकते हो। तो क्योंकि हमने टॉप से तो टॉप से मैंने 10 px देनी है, या मैं कहता हूँ 30 px, और यहाँ से मैं कहता हूँ 20%। अब मैं 20% क्योंकि किया तो मैं इसको कर देता हूँ 80%, ताकि विड्थ, ताकि स्क्रॉलिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ओके सॉरी, नॉट, क्योंकि 20 लेफ्ट से होगी और 20 कहाँ से होगी, 20 राइट से होगी, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 60 px। अब ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा
मैं इसको ना थोड़ा कम ही कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसको 90% कर देता हूँ। अब ठीक है, ये 5% लेफ्ट से 5% राइट से हो गई, 30 टॉप से हो गई। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक था जिसने फुल विड्थ कंज्यूम कर ली थी, ठीक है। अब दूसरा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आगे कुछ एलिमेंट्स बनाता हूँ। मैं यहाँ पर आगे एक एलिमेंट बनाता हूँ, पी कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ 1 2 3। एक और पी बनाता हूँ, इसको भी कह देता हूँ 2 2 1। यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसका कलर नज़र नहीं आएगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं सारे पी जो है ना उनको कलर दे देता हूँ वाइट। और वाइट का मैंने आपको हेक्सा कोड क्या बताया था, एफ एफ एफ, ठीक है। ये देखो, मैंने क्या बताया था, जो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है वो खुद भी ब्लॉक लेवल का होता है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे होते हैं वो भी ब्लॉक लेवल के होते हैं। इसका मतलब वो भी फुल विड्थ कंज्यूम कर लेते हैं कि एक एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट उसके नीचे आएगा, ठीक है, उसके सामने नहीं आएगा। तो ये इस तरह से होता है। अब हमने देखा होगा कि हमारे पास जो भी एक टॉप हेडर होता है उसके ऊपर मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से करने के बजाय मैं एक हेडर के तौर पे कंसीडर करता हूँ। मैं ब्लॉक कंटेनर के, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये वाला काम किया हुआ ना, मैं इस तरह से मैंने हेडिंग दी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं 100% कर देता हूँ अगेन, ठीक है। सो ये, अब आपने इस तरह के हेडर्स देखे होंगे। हेडर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लोगो होता है, देन यहाँ पर आ रही होती हैं हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे होते हैं, इधर कोई लॉग आउट का बटन आया हुआ होता है। सो ये सारे काम किस तरह से हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली ब्लॉक लेवल के अंदर तो नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले को क्या करना पड़ता है, फ्लेक्स। डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है, अब मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको मैं कर लूँगा फ्लेक्स। और मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, ब्लॉक कंटेनर की बजाय मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ हेडर कंटेनर। इसको भी क्या कह देता हूँ, हेडर कंटेनर, ठीक है। अभी डिस्प्ले ब्लॉक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। मैंने क्या बताया था फ्लेक्स के बारे में, ये इट सेल्फ तो ब्लॉक लेवल होता है, मतलब ये फुल विड्थ कंज्यूम कर लेता है, जबकि इसके अंदर के जो इनर एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं ना वो सामने आ, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये 1 2 3 और दूसरा 2 2 1, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए। अब मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो डिस्प्ले फ्लेक्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जिनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वही होती है गैप की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब गैप की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, करती है, गैप की प्रॉपर्टी ये करती है कि अभी मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट लिखे हैं, 2। मैं ज़्यादा लिख लेता हूँ, मैं इनको कुछ कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ लोगो, इसको कह देता हूँ होम, इसको कह देता हूँ अबाउट, बल्कि अबाउट ये करते हैं, इसको कहता हूँ गैलरी, और यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आते हैं, ये मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब गैप की प्रॉपर्टी क्या करती है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इनके दरमियान में कोई स्पेसिंग नहीं है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैंने इनके दरमियान में कोई स्पेसिंग देनी है, 10 px 20 px। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 20 px। इन सब के दरमियान में गैप आ जाएगा 20 px का, ठीक है। देखिए इनके दरमियान में 20 px का गैप आ गया। अब एक और चीज़, दूसरी जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है वर्टिकली अलाइन करने की। अब देखें, ये मेरे पास पूरी एक रो है, जब डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना तो वो रो बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसकी जो डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है। फ्लेक्स की डायरेक्शन रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, और मैं भी आपको सारी वन बाय वन दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। अब मैंने इसको वर्टिकली लाइन करना, मतलब ये सेंटर के अंदर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस जगह पे आ जाए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है ना वो होती है अलाइन आइटम्स की, अलाइन आइटम्स, इस तरह से। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, सेंटर। अलाइन आइटम्स को जैसे ही सेंटर करूंगा तो इस हेडर कंटेनर के अंदर ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इस हेडर कंटेनर के अंदर ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है, सेंटर अलाइन हो गए। अब अगर आपने इनको वर्टिकली सेंटर करना है, सॉरी हॉरिजेंटली सेंटर करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने कर दिया। सो ये देखें वो बिल्कुल कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया। तो हॉरिजेंटली भी, ठीक है, सेंटर में आ गया, वर्टिकली भी सेंटर आ गया। अब जो इस तरह से हमारे पास जस्टिफाई कंटेनर है ना, इसकी सिर्फ सेंटर प्रॉपर्टी नहीं होती, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इन सारी को छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ठीक है, और उसके बाद सेंटर तो आपको पता ही है।
तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। हम प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करने लगे हैं फ्लेक्स की, जस्टिफाई, कंटेंट की, यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये हैं। उनमें सेंटर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या होता है, फ्लेक्स एंड, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पेस बिटवीन। मैं आपको वन बाय वन ये सारी करके दिखाऊंगा। स्पेस बिटवीन, उसके बाद क्या आ जाता है, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, उसके बाद क्या कौन सी आ जाती है, उसके बाद आ जाती है स्पेस इवनली। ठीक है, ये सारी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेजर हैं जो अभी हमने करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमने सेंटर कर लिया, मैं फ्लेक्स एंड करता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स एंड क्या करेगी, उसको फ्लेक्स यानी कि जहाँ पर फ्लेक्स खत्म हो रहा है उसके एंड के ऊपर ले जाएगी, जो कि राइट साइड के ऊपर होगा। ये देखो उसने इसको राइट अलाइन कर दिया। फ्लेक्स स्टार्ट क्या अब करेगी, ऑब्वियसली इसका अल्टरनेट होगा, बिल्कुल उसको स्टार्ट में लाइन कर देगी। ये देखें, ये हमारा कंटेंट स्टार्ट के अंदर आ गया। अब जो प्रॉपर्टी आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे गैप को एक दफ़ा ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको दरमियान में इक्वल स्पेसिंग दे देती है। ठीक है, स्पेस बिटवीन, सॉरी स्पेस बिटवीन, नॉट फ्लेक्स बिटवीन, स्पेस बिटवीन। ये देखें, स्पेस बिटवीन इक्वल उसने दे दी, सबको दरमियान में बिल्कुल इक्वल इक्वल स्पेस दी हुई है। उसके बाद स्पेस अराउंड फिर क्या काम करती है, स्पेस अराउंड अगेन ये इक्वल इक्वल स्पेसेस तो देती है, लेकिन जो शुरू वाला है, जो स्पेस बिटवीन होता है, मैं आपको दिखाऊं दोबारा अगर कंट्रोल जी करके, स्पेस बिटवीन, तो जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है और जो एंड वाला एलिमेंट है उनको बिल्कुल शुरू वाले एलिमेंट को स्टार्ट के ऊपर अलाइन कर देती है, एंड वाले को एंड पे अलाइन कर देती है। और बाकी जो दरमियान वाले एलिमेंट होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जो है वो इक्वल स्पेसिंग दे देती है। मतलब होम को इधर से इक्वल स्पेस, गैलरी को इधर से इक्वल स्पेस, अबाउट को इधर से भी इक्वल स्पेस और इधर से भी इक्वल स्पेस। जबकि जो स्पेस अराउंड होता है वो सबको इक्वल स्पेसेस दे देता है। मतलब लोगो जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल स्पेस लेगा, होम जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल स्पेस लेगा, ये यहाँ और यहाँ से इक्वल स्पेस लेगा। अगेन स्पेस इवनली, अब स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। जो वी ये देखें, अब स्पेस इवनली में क्या होता है, जो स्पेस अराउंड था ना, आपने देखा होगा कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल स्पेस देता है। जबकि स्पेस अराउंड क्या करता है, यानी कि लोगों को लेफ्ट से जो स्पेस दे देगा, मतलब अगर इसको इधर इसने 20 px दिया तो इसको इधर से 20 px देगा, 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 एंड देन इसको इधर से भी 20 px दे देगा। ठीक है, तो अराउंड का मतलब क्या होता है कि वो अगर 10 px इधर से दे रहा है, 10 px ही इधर से दे रहा था। ठीक है, फिर होम को 10 px इधर से दे रहा था, 10 px, तो लोगो ये वाला थोड़ा सा इस साइड पे नज़र आ रहा था और ये वाला थोड़ा इस साइड पे आपको नज़र आ रहा था। बाकी जो दरमियान में स्पेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह के काम के लिए। सो ये आपने जस्टिफाई को देख लिया। एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलाइन आइटम्स की भी। ठीक है, अलाइन आइटम्स की भी इस तरह से, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, तो वो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब जो फ्लेक्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और इसको मैं कर देता हूँ 50% कर देता हूँ, 50%। ठीक है, या 100% ही कर देता हूँ। और विड्थ अब मैं इसकी थोड़ी साइन कर देता हूँ, मैं विड्थ कह देता हूँ 30 px। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ 20 px। राइट, ये अब मैं एक और काम करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, सॉरी इसको मैं करता हूँ 100%, मैंने 100 px दिया हुआ। ओके, इसको मैंने कोई हाइट दी नहीं हुई कंटेनर को, इसको भी दे बल्कि दी हुई है, ये मिन हाइट है, इसको मैं हाइट कर देता हूँ 9। ठीक है, अब ये सही है। अब ये देखो, ये बिल्कुल दरमियान में इस तरह से आ रहा है। इनको ऐसे नहीं आना चाहिए, लोगों को टॉप पे, होम को नीचे, गैलरी को नीचे, अबाउट को नीचे, कॉन्टेंट को नीचे, जिस तरह से कोई साइड बार होता है। इसको मैं 10% कर देता हूँ, थोड़ा सा और स्लाइटली छोटा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो होता है फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या होता है, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो, रो रिवर्स। सबसे पहले तो मैं कॉलम की बात करता हूँ। कॉलम में क्या होगा, मैंने बताया था ना बाय डिफॉल्ट रो होती है, तो कॉलम में ये देखो, ये एक कॉलम की शेप के अंदर आ गए। अब ये सारे ज़्यादा कॉलम के अंदर व्यू हो रहे हैं, पहले किस में व्यू हो रहे थे, रो के अंदर, इस तरह से हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली रो हो रहे हैं, तो अब जस्टिफाई की जो प्रॉपर्टी है वो वर्टिकली लग रही है,
और जो अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से लग रही है, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटली। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉलम रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। कॉलम रिवर्स में होगा तो कॉलम ही लेकिन रिवर्स हो जाएगा। जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको सबसे, ये देखें, पहले ले गया, और जो सबसे पहले वाला है उसको लास्ट में ले गया, मतलब उसने रिवर्स कर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, विड्थ इसकी मैं 100% ही कर देता हूँ, और जो हाइट है, बल्कि विड्थ अब मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 100 px, पहले की तरह, ठीक है। सो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रो रिवर्स। ये देखो, लोगो को इस साइड पे ले आया, कॉन्टैक्ट को इस साइड पे ले आया। नॉर्मली क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ये देखें, शुरू में हमने ऐसे ही बनाया था, तो ये आपके पास रो होती है। सो ये हमने फ्लेक्स को भी डिस्कस कर लिया, जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया बड़े अच्छे से। अब जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी जिसको हमने डिस्कस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इससे भी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, ठीक है। वो है ग्रिड की प्रॉपर्टी, और ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली। और डिस्प्ले की, सॉरी, जो वैल्यू है वो ग्रिड। और उसके बाद जो हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिवनेस है, जो कि अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़े का जो है ना, एक अमेजिंग सा टास्क है, ठीक है। सो उससे पहले ऑब्वियसली हम ग्रिड को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रिड। तो ग्रिड के लिए हमने क्या करना है, जिस तरह से ये मैंने हेडर कंटेनर बनाया था, चले मैं ये हेडर कंटेनर वैसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक इसके नीचे, हेडर कंटेनर के नीचे यहाँ पर आके एक में और डिव बनाता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ क्लास, और इसको मैं कह देता हूँ कि ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, या मैं इसको कह देता हूँ मेन सेक्शन, राइट। ये मैंने एक मेन सेक्शन के नाम से एक डिव बना ली। अब मेन सेक्शन के नाम से मैं यहाँ पर आके क्लास बनाता हूँ। इसको चलो मैं रहता हूँ डॉट मेन सेक, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, डिस्प्ले दे देता हूँ ग्रिड। अब जब भी आपने किसी चीज़ को डिस्प्ले ग्रिड दे देना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका, अच्छा सॉरी, इसकी थोड़ी हाइट भी देता हूँ। विड्थ जो है, मैं इसको दे देता हूँ विड्थ, सॉरी, लाइक दिस। विड्थ में इसको देता हूँ 2, बल्कि 90%, और हाइट में इसको देता हूँ 700 px, राइट। और इसका जो मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड में इसका दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर सी एस ये लिखा। अब यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज भी कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरह का कलर दे देते, थोड़ा विजिबल हो जाए। ओके, मेन सेक के नाम से हमने बनाई है। अच्छा, इसको मैंने सेव नहीं असल में किया हुआ था, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आके ना सी एस एस के अंदर इसको इसको यहाँ से मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ टॉप से थोड़ा, ठीक है, मार्जिन टॉप कह देता हूँ मैं 20 px। देन थोड़ा मार्जिन इसको मैं लेफ़्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, और इसको मैं कह देता हूँ जी 30 px, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये मार्जिन भी आ गया। अब ये मेरा जो कंटेनर है ना, ग्रिड। अब जो ग्रिड होता है इसका पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करना पड़ता है। टेम्पलेट डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि बताना पड़ता है कि ग्रिड के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, कितनी रोज़ बनानी है। फिर वो जो कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, और वो जो रोज़ हैं उनकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ना स्लाइड से दिखाता हूँ। आप ज़रा स्लाइड पे आएँ और यहाँ पर देखें। ये कंसीडर करिए मेरे पास एक लेआउट है, और ये इसके अंदर क्या है, रोज़ है, और ये इसके अंदर कॉलम है। अब ये रोज़ एंड कॉलम के मिलाने से जो एक सेल बन रहा है, या एक बॉक्स बन रहा है, उस बॉक्स को एक सेल कहते हैं, एक बॉक्स कहते हैं। अब हर बॉक्स का एक अपना अपना साइज़ होता है, ठीक है। तो जब हम ग्रिड की बात करते हैं तो ग्रिड भी इस तरह से रोज़ एंड कॉलम बनाती हैं, और हर रोज़ एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है, और हर एक सेल का हम साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी हो सकती है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ग्रिड जो होती है वो कम्प्लीटली बनती है, यानी कि रोज़ बन गई, कॉलम बन गए, उसके अंदर ये सेल्स बन गए। अब हर सेल का जो भी साइज़ है, हाइट है या विड्थ है, वो हम डिफ़ाइन करते हैं। वापस आते हैं कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर आके मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने यहाँ पर इसको किस तरह से डिफ़ाइन करना होता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टी जो है वो ग्रिड दे देते हो, यानी कि डिस्प्ले ग्रिड दे देते हो, तो जो दूसरी चीज़ आपने बतानी होती है वो बतानी होती है इस तरह से, जो प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब कॉलम्स आपने किस तरह से बनाने होते हैं, तो कॉलम्स में यहाँ पर कह देता हूँ
दो तीन तरीके हैं, ठीक है। और यानी कि उसके यूनिट्स के भी और उसको क्रिएट करने के भी। तो सबसे पहला तो ये है कि हमें पता है जो भी एक ग्रिड है तो हम जो उसकी विड्थ, अब यानी कि हमने जो कॉलम्स बनाने हैं तो हर कॉलम की जो विड्थ मैं कितनी बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ 40 px, अगेन 40 px, फिर 40 px, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, 40 px है, ये 60 px है, और ये 30 px है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा ये हमने कॉलम्स बना लिए। अब मैं यहाँ पर आपको आके दिखाता हूँ, कॉलम्स हमारे बन चुके होंगे। आपको नज़र ऐसे नहीं आ रहे, लेकिन आपको ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं मेन सेक्शन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये आपके जो है ना वो मैंने तीन जो है ना वो कॉलम इस तरह से बनाए हुए हैं, राइट। अभी कॉलम आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहे, अभी मैं इसकी जब रोज़ बनाऊंगा तो आपको वो नज़र आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज़, ठीक है। अब रोज़ के अंदर क्या होगा, रोज़ के अंदर मैं अगेन जितनी मर्ज़ी रो बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल 2 रोज़ बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ पहली रो है वो 10 px की है, और जो दूसरी रो है वो 30 px की है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब मेरे पास रोज़ भी बन चुके हैं, कॉलम भी। यहाँ पर है ना इस जगह के ऊपर अब छोटा सा वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें। मेरे पास पहली जो रो है वो 10 px की है, दूसरी जो रो है वो 30 px की है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैंने जब टेम्पलेट बनाया तो उस टेम्पलेट ने क्या किया, जितनी पिक्सल्स वो एक्वायर कर सकता था यहाँ पर एक्वायर हो गए। बाकी वाले जो पिक्सल्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो बाकी वाला जो पूरा बॉक्स है ना ग्रिड का, जो पूरा कंटेनर है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, वो स्पेस कंज्यूम नहीं हो रही, ठीक है। तो अब जितना भी डाटा आएगा वो इन कॉलम्स के अंदर आएगा, इन तीन यानी कि जो चार मेरे पास है ना कॉलम, इनके अंदर आएगा। मैं आपको यहाँ पर आते हैं, इनके थोड़े से ना साइजेस बढ़ा देते हैं। ये जो 40 px है इसको मैं कह देता हूँ 100 px, इसको भी कह देता हूँ मैं 130 px, इसको मैं कह देता हूँ, बल्कि मैं इसको कहता हूँ 150, इसको मैं कह देता हूँ 120, ठीक है। सेम गोज़ फॉर हेयर, मैं इसको कह देता हूँ 100 px, और इसको मैं कह देता हूँ 130 px। मैं 3 रोज़ बना लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ 110 px, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी, ठीक है, ये आपको ज़्यादा विजुअली नज़र आ रहा है। तो पहले वाला जो कॉलम है वो 100 px का है, ठीक है, वो आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। दूसरे वाला 150 का ही, उससे बड़ा नज़र आ रहा है। तीसरे वाला 120 का है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन दरमियान वाले से छोटा है। इसी तरह से अगर आप रोज़ को भी देखेंगे तो आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये कितने हैं मेरे पास है, 3 बाई 3 का हमने एक ग्रिड बना ली। बाकी जितनी भी इसकी स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं हुई, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि पूरी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इक्वल इक्वल साइजेस के हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ इस ग्रिड के अंदर, और यहाँ पर आके मैं एलिमेंट बनाता हूँ। मैं पी बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ELM1। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5, ये 6, 6, ठीक है। सो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखो, ये 6 है ना, तो वो 6 के अंदर आ गए। उसके बाद मैं और बनाता जाता हूँ, 6 के बाद ये 7, 8, 9, ये 10। जहाँ लगे ग्रिड हमारी कितनी है, 9 बाई 9 की, सॉरी 3 बाई 3 की। तो मतलब उसके अंदर 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। ये टेंथ एलिमेंट यहाँ पर आया। तो ये देखें, जो 10th एलिमेंट है उसने ऑटोमेटिकली नई रो के अंदर आया। अब जब भी आपके जो एलिमेंट है वो एक्सीड होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, आपकी एक नई रो बना लेते हैं। बट जो नई रो होती है उसकी जो आपके पास होती है, जो नई रो आती है, उस नई रो के अंदर आपके पास जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट के उसकी आपने क्योंकि उस रो के आपने कोई विड्थ डिफाइन नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली होती है। तो ऑटोमेटिकली कॉलम 3 ही क्रिएट होंगे। ये चेक करें, चौथा कॉलम नहीं क्रिएट हुआ, फोर्थ रो क्रिएट हो चुकी है, और वो फिर दरमियान से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो गई। बट उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उतनी है। अगर मैं यहाँ पर आके थोड़े और एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दूँ, जैसे 10 था तो यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें, सो इसने अगेन ऑटोमेटिकली जो फुल विड्थ है वो इक्वल फ्रैक्शंस के अंदर वो डिवाइड करना शुरू कर देगा, इक्वल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी जो स्पेस है
जैसे ही रो एक्सीड होगी, नई रो क्रिएट होगी, तो इक्वल फ्रैक्शन के अंदर उनको डिवाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, सो इस तरह से आपके एलिमेंट प्लेस होते जाते हैं। अब दूसरा जो तरीका होता है ना, दूसरा तरीका होता है CSS के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब देखो ये हमारे पास क्या था, एक बिल्कुल ही रैंडमली हमने नंबर्स दिए हुए थे 100 px ये वो। तो ग्रिड को जो टेम्पलेट है क्रिएट करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, उसके लिए जो यूनिट यूज़ करना होता है वो FR होता है। FR स्टैंड फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, जब मैं अभी आपको बताता हूँ, 1FR 1FR 1FR, इसको भी कर देता हूँ 1FR 1FR 1FR। मैं 4 रोज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, रोज 4 होंगी, कॉलम कितने होंगे 3। इसका मतलब क्या कि पूरी रो को 3 इक्वल बराबर फ्रैक्शंस के अंदर, 3 इक्वल बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, और पूरी रो को 4, यानी कि पूरी ग्रिड को 4 इक्वली बराबर यानी कि रोज के अंदर ये ना डिवाइड कर देगा। मैं यहाँ पर आपको अगर आके दिखाऊँ, ये देखें, अब सब की जो विड्थ इक्वल है। और अगर रोज़ की बात करें तो ये रोज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से नीचे निकल जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, नो इट्स गुड, ओके आई गेट इट। मुझे क्या करना है, यहाँ से 3x3 की ही क्रिएट शुरू में करते हैं ताकि विजुअली आपको चीज़ें समझ आ जाए। सो ये देखें 3 इक्वल, यानी कि उसने जो कॉलम बनाए हैं, मैंने उनको ये देखें FR दिया हो ना, तो सब जो सेल्स हैं उनकी हाइट और विड्थ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है, अब जब भी इस तरह का काम करना होता है ना हमने, एक यानी कि जो भी हमने ग्रिड क्रिएट करनी होती है, उसके जितने भी सेल्स हैं सबको हमने इक्वल स्पेसिंग देनी है। तो बजाय इसके कि इस तरह से रिपीट करने के, अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना FR, तो हम इस तरह से लिखते हैं रिपीट। अब रिपीट के अंदर जो आपका पहला एलिमेंट होता है वो होता है कि कितने हमने बनाने हैं फ्रैक्शंस, हमने सॉरी कितने बनाने, 3 बनाने हैं। यानी कि 3 हमने कॉलम बनाने हैं, हर हर कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, 1FR हमने कह दिया। मैं यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ, ये देख, ठीक है, उसने 3 ही कॉलम बनाए हैं ना, 1 2 3। इसी तरह से रोज़ के लिए भी हम यही काम कर सकते हैं, रिपीट। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 और उसको कहता हूँ 1FR, यानी कि 4 रोज़ बना दो और हर रो जो है वो 1 फ्रैक्शन की हो। सो यहाँ पर देखो उसने 4 रोज़ बना दी हैं। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड होता है। अब ये तो हमने ग्रिड को बनाया। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी मैं डिव्स बना लेता हूँ ताकि ना थोड़ा सा हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर डिव बनाता हूँ। ठीक है, और मैं इसको Ctrl+C इस तरह से कर दिया मैंने। कितनी होगी हमारे पास जी, हमारे पास एलिमेंट हैं 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, 26 तक जा रहे हैं, एक और कर 27। अब ये हमारे पास 9 डिव्स हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डिव्स के अंदर जाके ना एक बनाता हूँ और यहाँ पर कह देता हूँ, अब सब डिव्स जो है ना, जितनी भी डिव्स हैं, तो मैं इनको IDs दे देता हूँ। मैं ID दे देता हूँ, यानी कि G item 1 इस तरह से। ठीक है, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। यहाँ पर आके अगेन मैंने आपको बताया था, कमांड ऑप्शन अगर आप मैक के ऊपर हैं और Ctrl+Alt अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं, करके डाउन एरो प्रेस करें। इस तरह से सारे एक यानी कि एक कर्सर बन जाएगा जो जिसने सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये एक ज़्यादा हो गई जिसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सारी IDs बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ ID। ओके, तो जो ID को यानी कि डिनोट करना होता है वो हमने किससे करना था, हैश से। तो मैंने हैश लिख दिया, मैंने लिख दिया G item 1। ठीक है, ये मेरी पहली डिव है। मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड जो मेरे पास है वो क्या है, ये हम दे देते हैं। अच्छा, ये तो वो पहले वाला बैकग्राउंड ही हो गया, तो नज़र नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अभी हमें नज़र आएगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा सॉरी, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 100%, हाइट 100%। ठीक है, दिखा देता हूँ पहले, ये देखें। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से मैं पेस्ट करता जाता हूँ। ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये 5, अगेन Ctrl+V कर लेता हूँ, 6 7 8 सॉरी 8 एंड ये 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9। अब सब के मैं कलर थोड़े से ना चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसका कलर थोड़ा सा इस तरह से कम ही चेंज लगेगा,
ऐसे कर देता हूँ, अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर आऊँगा और इसका कलर जो है वो इस तरह से, अगेन इसमें आके इसका कलर जो है वो थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सबके कलर थोड़े थोड़े बदल देता हूँ, पूरी अम्ब्रेला ही बन जाएगी। अगेन राइट, इसको थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसका भी थोड़ा बदल ही देते हैं। और ये यहाँ पर आते हैं, ये देखें, ये हमारे पास 9x9 की जो है वो, अच्छा हमने क्योंकि 4 बनाई हुई थी, मैं इसको 3x3 कर देता हूँ दोबारा आके, ये लें 3x3। सो ये हमारे पास ग्रिड बन गई। अब ये तो हमारे पास एक नॉर्मल हमने अपनी ग्रिड बना ली। अब एक और काम अगर मैंने करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है ना, यानी कि ये पहले वाला जो सेल, ये 2 कॉलम ले ले और 2 ही रोज़ ले ले, यानी कि 2 कॉलम और 2 रोज़। या पहले मैं कहता हूँ ये वाला कॉलम जो है ये ये वाला जो सेल है ये 2 कॉलम के ऊपर मुश्तमिल हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, या ये नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो ग्रिड आइटम 1 है, मैं इसके ऊपर आके कहता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और वो मैं कह देता हूँ 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम से ऑब्वियसली स्टार्ट होगी क्योंकि हमारा वो फर्स्ट कॉलम है। एंड देन ग्रिड कॉलम एंड, एग्जैक्टली ऐसे ग्रिड कॉलम एंड, और इसको मैं कर देता हूँ 2। अच्छा, ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ग्रिड जो होती है यानी कि डिस्प्ले ग्रिड, उसके जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं सिर्फ उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जी आइटम 1 है ये मेन सेक्शन का चाइल्ड है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ मेन सेक्शन और ये इसका चाइल्ड। सो इसको ये मैंने प्रॉपर्टी दी, तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा, ओके, सो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक, यस आई गेट इट। असल में हुआ ये है कि अब यहाँ पर जब मैंने कहा ना ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सो ये जो लाइंस है ना, यहाँ पर जो लाइंस आ रही हैं, फर्स्ट लाइन, इसका मतलब ये वाली लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है, राइट। सो जब मैं 1 कह रहा हूँ तो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी वो यही काम कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ना 3, सो ये देखें, अब यहाँ पर वो आ गया, उसने क्या किया, उसने 2 कॉलम्स अब लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, कॉलम 2 ही हैं ये वाले, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइन प्रॉपर नज़र आ रही है, लेकिन इस आइटम ने कितने ले लिए हैं, 2 कॉलम्स ले लिए हैं, ठीक है। सो मैंने किया कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, तो ये जो मेरे पास सेल है इसने कितने ले लिए, 2 आइटम ले लिए, और जो आइटम यहाँ पर आ रहा था वो नेक्स्ट चला गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो लाइन आइटम नंबर जो 9 है आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो ग्रिड से बाहर चला गया है, क्योंकि जो हमारी ग्रिड है वो 3x3 की है। सो 2 कॉलम इसने और ऑब्वियसली कर लिए, ठीक है, यानी कि 2 सेल ये ले लिया, तीसरा सेल ये है, चौथा यहाँ पर आ जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9, राइट। अब ये तो हो गया कि कॉलम। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास सेल है, ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये वाला जो सेल है जो हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सेल नंबर 4 है, राइट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ ग्रिड आइटम जी आइटम 4 के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ग्रिड जी आइटम 4, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगेन कॉलम वाइज, ग्रिड कॉलम ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, इस तरह से ग्रिड कॉलम ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और इसको मैं कहता हूँ 2, ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको एंड कहाँ पर करना है, ग्रिड कॉलम एंड, मैं इसको कहता हूँ जी सी ई, इस तरह से खुद ही आ जाएगा, मैंने जी सी ई लिखा, ग्रिड कॉलम एंड इंटेलिजेंस ने शो कर दिया। इसको मैं कहता हूँ 4, मैं यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ, ये देखो उसने ये पूरी जो है ना वो 2 कॉलम इसने भी कंज्यूम कर ली, जिस तरह से इसने कंज्यूम किए हुए थे वैसे इसने भी कंज्यूम कर लिए। अच्छा, इसकी मैं हाइट और विड्थ ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसके क्यों ख़त्म हो गए हैं स्टेज, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन सॉरी, अगेन वो उसको भी ठीक कर लेते हैं, डजेंट मैटर। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड जो कॉलम ग्रिड रो स्टार्ट, जिस तरह से ग्रिड कॉलम स्टार्ट था इस तरह से होता है ग्रिड रो स्टार्ट, और क्योंकि ये कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है, अगेन ये फर्स्ट ये सेकंड जो दूसरा जॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको कहूँगा 2, और अगेन ग्रिड रो, और इसके बाद क्या लिखना है, एंड मैं कर देता हूँ 4,
देखा, ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो गया, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो अगर आप देखें तो मेरे पास कॉलम कितने ले रहा है, 2 कॉलम 2 रोज़ ले रहा है, ठीक है, 4 सेल ले रहा है, बाकी चीज़ें उसने आगे इस तरह से मूव कर दी। ओके, सो ये हमारे पास चल रहा है, लेकिन वाई यस, असल में यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर मैंने 3 किया ही नहीं था, यहाँ पर मुझे 3 करना है। सो यू सी ये कितना इंटरेस्टिंग हमारे पास होके शो हो रहा है। सो इस तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स लेआउट होते हैं हम ग्रिड के अंदर उसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रिड का एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया था उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को लेके। अब एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रिड की, जिस तरह से हमने इनको सेंटर लाइन किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन किया है, इस तरह से हम इसके अंदर भी इसके जो एलिमेंट है उसको सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं, गैप भी दे सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैं यहाँ पर आके इसको कहते हैं ग्रिड गैप, ठीक है, ग्रिड गैप। ओके, ठीक है। आप देखें यहाँ पर उसने सबके दरमियान में 10 px का गैप दे दिया। मैं 5 px अगर कर लूँ, सो ये देखें 5 px का सबके दरमियान में गैप आ गया, यानी कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से ये हमारे पास इस तरह से गैप आ जाता है। जिस तरह से फ्लेक्स गैप यूज़ करते थे इसी तरह से ग्रिड गैप यूज़ हो जाता है। तो आपने ग्रिड को भी डिस्कस कर लिया बड़े अच्छे से। सो अब हमारे पास हमने पोजीशंस, मल्टीपल जो पोजीशंस थी उनको डिस्कस कर लिया, हमने डिस्प्ले को डिस्कस कर लिया, डिस्प्ले के अंदर फ्लेक्स और ग्रिड, ये सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्स और ग्रिड ये हमने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडिया क्यूरीज। अब मीडिया क्यूरीज क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी जितनी भी जो ग्रिड है ना, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से इम्प्लीमेंट किया था इसको मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं अगेन ये चीज़ दे देता हूँ, राइट। और यहाँ पर आके भी ये सारी चीज़ ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से, सॉरी, ये ख़त्म करना है तो हमें हाइट विड्थ अब देनी पड़ेगी। हाइट 100%, विड्थ 100%, राइट। सो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। मैं इसकी ना थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ, अभी मैंने कितनी की हुई है इसकी विड्थ, जो मेन कंटेनर 90, मैं इसको कर देता हूँ 95%, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से आता हूँ, तो अभी आप चीज़ चेक करिएगा, ये मैं इसको जैसे जैसे क्रॉस करता जाऊँगा ना, ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा इस तरह से श्रिंक होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ कम हो रहा है। अब स्क्रीन का जैसे जैसे साइज़ कम होगा डिज़ाइन ख़राब होता जाएगा। मैं, अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो आइकन है ना, ये रिस्पॉन्सिवनेस का टूल है कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर किया, यहाँ पर मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस भी आ सकती हैं। रिस्पॉन्सिवनेस पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, आपकी हमारे जो नॉर्मल मोबाइल्स होते हैं उनकी विड्थ स्टार्ट हो रही होती है 400 समथिंग से, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 500 कर देता हूँ। मेरे पास 500 पे इस तरह से शो हो रहा है, ये टॉप बार बिल्कुल अच्छा नहीं रहा लग रहा। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास जो विड्थ हो, यानी कि मेरे पास मोबाइल के ऊपर जो आए, जब यहाँ जो मेरी विड्थ है वो 500 हो जाए, जो भी मेरे पास, यानी कि मैक्सिमम जो विड्थ है जो मेरी स्क्रीन की वो 500 हो जाए, तो ये जो मेरे पास इस तरह से नज़र आ रहा है ना मेन्यू, एक तो ये मेन्यू इस तरह से नज़र ना आ रहा, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये लोगो, होम, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये सारे नज़र ना आ रहे हो, बल्कि मेरे पास नज़र आ रहा हो लोगो एंड होम, और इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो। नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर इसका फ़ॉन्ट साइज़ यही रहे, लेकिन यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए और ये तीनों हाइड हो जाएँ। और यहाँ पर ये जो 3x3 की है ना, मैंने यहाँ पर ये जो अपनी ग्रिड 3x3 की इस तरह से बनाई हुई है, ये मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर ये मेरे पास 2 बाय, यानी कि 2 कॉलम एंड 4 इसकी रोज़ हो जाए, इस तरह से ये मेरे पास इस तरह से हो जाए, ठीक है। जब मैं यहाँ पर जाऊँ तो दोबारा से वो 3x3 की हो जाए। तो इस तरह के इस तरह के जो काम होते हैं वो करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इस तरह के काम करने के लिए, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूँ, इस तरह के काम करने के लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस यूज़ करते हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है, ये ज़रा स्लाइड्स के ऊपर आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। सो ये चेक करें कि कंसीडर करें हमारे पास एक लेआउट है। बाय द वे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया रिस्पॉन्सिवनेस का दे भी दिया। ये हमारे पास एक लेआउट है, एक डेस्कटॉप के अंदर हमें एक स्क्रीन के अंदर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, टॉप बार है, साइड बार है, देन कुछ कार्ड्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर आपको कार्ड, यानी कि जो मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं 3 3 3 के, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 उससे नीचे। अब हमारे पास साइड के ऊपर आप देखें
तो ये हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल के अंदर भी सेम ही लेआउट है। बट अगर आप इस लेआउट को सेम लेआउट को देखेंगे तो ये वैसा लेआउट नहीं है। वेबसाइट सेम है, लेआउट डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास टॉप बार एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि उसकी जगह पे एक ड्रायर का आइकन आ रहा है, ठीक है। फिर नीचे जो कार्ड्स हैं हमारे पास नज़र आ रहे हैं वो तीन तीन नहीं बल्कि एक एक कार्ड है, एक कार्ड ऊपर है, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, ठीक है। ये सेम हमारे पास दो जो हमारे पास स्क्रीन हैं, दो हमारे पास डिवाइसेज हैं, सेम वेबसाइट है और सेम वेबसाइट के दो डिफरेंट लेआउट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ हम अचीव करते हैं और इस चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आपकी जो भी एक जो आपकी जो वेबसाइट होती है, जो आपका लेआउट होता है वो रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब हर तरह की, जिस तरह की भी आप एक यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, सॉरी डिवाइस, उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लें। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट सीएसएस के अंदर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरी। तो ये काम क्या, कौन सी चीज़ ये काम करती है, मीडिया क्यूरी। वापस कोड के अंदर आते हैं और मीडिया क्यूरी को देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। पी हमारे पास ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर मैं क्या कह लेता हूँ, हमारे पास क्योंकि डिफरेंट जो है वो मेन्यूज़ हैं, सही है। सो यहाँ पर मैं एक मैं अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इस जो हमारे पास हेडर है ना, मैंने हेडर को क्या कर चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये चीज़ है तो मेरे पास हेडर नज़र आता रहे, और जब ये मेरे पास मोबाइल हो हेडर तो मेरे पास नज़र आए, जबकि इसके ऊपर से ये वाले मेन्यू ख़त्म हो जाए। अब मीडिया क्यूरी किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, मीडिया क्यूरी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, एक साइन लगाना है ऐट, ऐड के बाद आपने लगाना है मीडिया, ठीक है। मीडिया के बाद आपने लगाना है स्क्रीन, इस तरह से ऐट मीडिया स्क्रीन, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज। अब स्क्रीन के बाद आपने आके इस तरह से एक ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर आपने दो तरह से आप वैल्यूज लिख सकते हो, मिन, इस तरह से मिन विड्थ या मैक्स विड्थ, ठीक है। अब मिन विड्थ का मतलब ये होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 501 px। अब इसका मतलब ये है मिन विड्थ का कि मेरे पास, अच्छा इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ भाई, अच्छा मीडिया स्क्रीन एंड, सॉरी मीडिया स्क्रीन के बाद आपने एंड का साइन भी यूज़ करना होता है, मीडिया स्क्रीन एंड। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि जब आपकी स्क्रीन की जो मैक्सिमम विड्थ 501 होगी, यानी कि 0 से लेके 501 तक आपका जितने भी जो इसके अंदर, यानी कि 500 px कर लेते हैं, 500 px तक जो भी इसके अंदर आप स्टाइल लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। जैसी जो साइज़ है वो 501 होगा तो वो स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि ये जो हमारे पास क्लास है मेन सेक्शन की, मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ में एज इट इज़ रहने देता हूँ, इन सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं यहाँ से छेड़ता हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4। अब क्या होगा, जब हमारे पास, जब तक मैक्सिमम विड्थ 500 px रहेगी तो उसके अंदर जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ठीक है, यानी कि जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की और ग्रिड टेम्पलेट रो की ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होंगी, और ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये यानी कि जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ओवरराइड कर देंगे। जैसे 501 px होगा, यानी कि जो हमारी स्क्रीन होगी उसका जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो 501 हो जाएगी, सही है। यानी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो ये जो मैक्स विड्थ है, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है। अब जो विड्थ है वो 501 हो गई है, जबकि हमने यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम विड्थ 500 हो, वहाँ तक ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करनी, उसके ऊपर अगर विड्थ हो जाए तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर फिर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ ताकि दिखा सकूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मेरे पास देखें प्रॉपर्टी अभी तक 500 है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके आपको दिखाऊँ तो ओके, आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। 500 वाई इट्स नॉट इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, एक्चुअली आई गेट द इशू। ये इशू था हेड के टैग से रिलेटेड। और हेड के टैग से रिलेटेड क्या इशू था, जब भी आपने रिस्पॉन्सिवनेस इंप्लीमेंट करनी होती है तो आपको हेड के टैग के अंदर एक मेटा टैग इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इस तरह से मेटा, ठीक है। और उसके बाद इस मेटा टैग के ना डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जिसमें एक तो
हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है नेम। नेम के अंदर हमने देना होता है व्यू पोर्ट, लाइक दिस, ठीक है, व्यू पोर्ट। दूसरे नंबर के ऊपर होता है हमने देनी होती है विड्थ की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको क्लोज भी करना होता है, विड्थ की प्रॉपर्टी इस तरह से। और इसके अंदर आपने देना होता है इस तरह से, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, राइट। सॉरी, विड्थ नहीं, हमने यहाँ पर देना होता है कंटेंट, लाइक, ठीक है, कंटेंट। कंटेंट के अंदर विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, सॉरी, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अभी यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास वो जो हमारी हमने जो रिस्पॉन्सिवनेस इंप्लीमेंट की थी, अब वो यहाँ पर हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगी। अभी हमारे पास इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, अब देखें मेरे पास विड्थ कितनी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ये विड्थ है, विड्थ कितनी है, यानी कि ये जो डिवाइस हमें नज़र आ रही है इसकी विड्थ कितनी है, 504, 503, 502, 501। और मीडिया क्यूरी किस पे लगी थी, 500 पे। ये जैसे 500 किया, ये देखें आपको यहाँ पर नज़र भी आना शुरू हो गया 500, और साथ ही यहाँ पर आपको वो रिस्पॉन्सिवनेस भी नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कितनी रोज़ हैं, मेरे पास 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम, सॉरी, मेरे पास कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, रोज़ कितनी, ये। अब यहाँ पर आप एक और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्जिन जो मैंने यहाँ से लेफ़्ट दिया हुआ था, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ या मैं इसको कम कर सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 14px यहाँ पर अच्छा मार्जिन लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आके मैं कह दूँगा मेन सेक्शन के अंदर मार्जिन को भी कॉपी करूँगा यहाँ से, वेयर इज़ मार्जिन, यस, मार्जिन लेफ्ट। यहाँ से आके इसके अंदर इसको रखूँगा और कहूँगा इसको कर दो 15 या 14px, राइट। सो ये देखें मार्जिन भी हमारा सेट हो गया। अब देखें जब वो मैंने मार्जिन नहीं दिया था, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना मार्जिन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 30 हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्सिव होगा 500, यहाँ पर कितना हो गया, अगेन मैंने 500 सिर्फ 1 किया है तो मार्जिन 30px इंप्लीमेंट हो गया। जैसे मैक्स विड्थ कितनी हुई हमारे पास, 500 हुई, तो ये वाली प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होंगी, यानी कि 14px। अब इसके ऊपर आगे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास हमने एक पी का इस तरह से आइकन बनाया था, राइट। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़, सिर्फ एक मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ डॉट हाइट, ठीक है, इस तरह से डॉट हाइट की प्रॉपर्टी। और इसको मैं यहाँ पर इस मीडिया क्यूरी के अंदर ही, मीडिया क्यूरी के अंदर भी अब मल्टीपल क्लासेज है, अब ये क्लास ही मीडिया क्यूरी के अंदर है तो इसी के अंदर इंप्लीमेंट होगी, तो मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले। अच्छा, डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी होती है नन। डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है वो डिस्प्ले होना ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो फिर विजिबल नहीं होती। तो मैं यहाँ पर आके ये गैलरी, इसको भी कहता हूँ क्लास, उसको हमने क्या नाम रखा था, इसका नाम रखा था हाइट, हाइट, ठीक है। सो मैं इसको भी दे देता हूँ ऐसे, इधर भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20, इस तरह से FS20, तो उसको कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20px, ठीक है। मैं यहाँ पर आके और इसको कह देता हूँ क्लास FS20 एंड अगेन इधर भी क्लास FS20। अब यहाँ पर मैं आके आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास लोगो नज़र आ रहा है, होम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको हेडर के अंदर आके दिखाऊँ तो मैंने हाइट की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की है, तो हाइट में क्या है, नन, तो इन तीनों के ऊपर नन लगा हुआ है, ठीक है। सो ये इसलिए गायब हो गई, और इनके ऊपर इसके ऊपर FS20, इसके ऊपर भी FS20 लगा, इसलिए इसका साइज़ 20 हो गया। मैं इसकी विड्थ यहाँ से 1px सिर्फ बढ़ाता हूँ, ये चेक करें, हाइट की प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं लग रही, हाइट की क्लास कहीं आपको नज़र भी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया क्यूरी के अंदर हमने डिफाइन की। तो आप क्लास को सिर्फ मीडिया क्यूरी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी क्लास जैसे कि जो मेन सेक्शन की क्लास थी उसको हमने बाहर भी डिफाइन किया था, अंदर भी डिफाइन किया था। तो जो प्रॉपर्टीज़ इस मीडिया क्यूरी के अंदर थी वो तब चलती थी जब मीडिया क्यूरी की ये वाली कंडीशन फुलफिल होती थी, यानी कि जो विड्थ थी वो 500px या उससे कम होती थी, ठीक है। सो इस तरह से ये मीडिया क्यूरी हमारे पास इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने मीडिया क्यूरी को जो है ना वो सीख लिया हमने, डिस्प्ले को सीख लिया हमने, पोजीशन को सीख लिया। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी फन, ठीक है, इट्स अ जेन्युइन फन, ठीक है। और वो कैसे होने वाला उसको बताने से पहले अगेन लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि सी एस एस के ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे, आपको मज़ा आया ये वाला करके या नहीं, और इसके अंदर हम और क्या क्या मज़ीद चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, क्योंकि आपको आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी और इससे हमें आपकी तरफ से रिवॉर्ड मिल जाएगा। इस वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है, बिकॉज वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो उसको लाइक करने से ये होगा कि हमारी वीडियो जो है वो रिकमेंड होना शुरू हो जाएगी यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि यूट्यूब को लगेगा कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एडवांस के अंदर आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जब तक मैंने ये सारी बात आपको कही है, आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा। चैनल को अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यकीनन आपने अभी तक कर लिया होगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपके फीडबैक का भी वेट करूँगा, और फिर हम उसको आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, सो फन इस तरह से होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम HTML और CSS को कंबाइन करके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने सीखी हैं उन सबको यूज़ करके हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेआउट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर एक हेडर बनाएंगे, एक हीरो सेक्शन होगा। हीरो सेक्शन जो नॉर्मली आपको हेडर के नीचे एक बहुत अच्छी एक बड़ी सी इमेज नज़र आ रही होती है, उसके नीचे हम कुछ प्रोडक्ट्स के कार्ड्स बनाएंगे। ठीक है, उन कार्ड्स के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट करेंगे जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, जिनमें हावर की प्रॉपर्टी है, इस तरह की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे, ताकि माउस जब उसके ऊपर आए तो उसका कलर चेंज हो जाए, और या वो थोड़ा-सा जो है ना ज़ूम इन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी आपको बताऊँगा। क्लिक करने पे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएँगे, प्रोडक्ट डिटेल का पेज होगा। तो इस तरह बहुत सारी मज़े की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन एक डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसी एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट के थ्रू थोड़ा-सा डायनामिक भी करेंगे। सी सो स्टे विद अस, स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इस पार्ट की प्रैक्टिस करें, से ज़्यादा चीज़ें बनाएँ, हमें हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर।